वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम थोड़ा सा इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में और जो करंट इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है उसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। और आप लोग सुन रहे होंगे कि अक्सर टीवी पे आप लोग देख रहे होंगे आजकल के पाकिस्तान के पास जो है डॉलर्स जो है वो सिर्फ 3 हफ्तों की इंपोर्ट जितने रह गए हैं। ठीक है। और इसके अलावा आपने ये भी देखा होगा कि जो हमारा पोर्ट है उस पर कंटेनर्स की जो है कतारें लग गई हैं, शिप्स खड़े हुए हैं, लेकिन कस्टम अथॉरिटीज़ और स्टेट बैंक उसको क्लियर नहीं कर रहे। इंडस्ट्रियलिस्ट के जो है इंपोर्ट्स की एलसीज जो है वो नहीं खुल रही हैं। और जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, आर्मी चीफ हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो सब जो है भागे भागे फिर रहे हैं कि उनको कुछ पैसे मिल जाएं। हम जिनीवा गए, वहाँ से हमें $10 बिलियन की प्लेजेस मिली हैं। इसके अलावा जो हमारी सऊदी गए उन्होंने $10 बिलियन का हमें जो है इन्वेस्टमेंट के प्रोमिस किए वगैरह वगैरह। तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे आज कि भाई ऐसा क्या हुआ कि एकदम से ये डॉलर है नापैद हो गया और हम एकदम से इस क्राइसिस में जो है आ घिरे। इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। और आप अक्सर सुनते होंगे जो हमारी मुख्तलिफ़ सियासी जमातें हैं वो इसकी कोई ना कोई जो है वजूहात बताती रहती हैं, लेकिन वो एक सियासी वजूहात होती है, उसके पीछे कोई भी मतलब कोई भी शख्स जो है उसको सही नहीं मान सकता, वो एक बेवकूफ़ाना सी बातें होती हैं। तो हम थोड़ा सा क्रिटिकल अंदाज में इसको समझने की कोशिश करेंगे कि भाई इस मसले की असल जड़ क्या है। और हमें साथ साथ ये भी समझना चाहिए कि भाई ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है। इस वक्त ये जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो एक फ़ॉरेन करेंसी क्राइसिस से गुजर रही है। और इसी तरह की सिचुएशन है कि उनके पास डॉलर्स नहीं है कि वो बाहर से अशिया ख़रीद सके। ठीक है। उनकी जो शिपमेंट्स आ गई है उसको क्लियर नहीं कर सकते, वो एलसीज़ नहीं खोल रहे और वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इसको इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं और फिर हम इसको आसान लफ्ज़ों में थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो इस वक्त ये जो पूरी सिनेरियो है इसको इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो पूरा क्राइसिस है ये एक मॉनेटरी क्राइसिस से हम इसको ताबीर कर सकते हैं। ठीक है। एक मॉनेटरी पॉलिसी का फ्रेमवर्क होता है, एक मॉनेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें फॉल करती हैं। अच्छा, जब भी हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो अगर हम थोड़ा सा ब्रॉडर व्यू से बात करें तो कोई भी पॉलिसी सेंट्रलाइज्ड हो सकती है, डिसेंट्रलाइज्ड हो सकती है। और इसको समझाने का एक तरीक़ेकार ये हो सकता है कि आपने अक्सर सुना होगा कि ये जितनी भी इंटरनेशनल एजेंसीज़ हैं, वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ हो गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, ये अक्सर पाकिस्तान को ये कहती रहती हैं कि भाई आप अपनी मार्केट को जो है ओपन करें। ठीक है। आप अपने ट्रेड बैरियर्स को ख़त्म करें, आप अपनी टैरिफ रजीम को थोड़ा सा हार्मोनाइज़ करें। ठीक है। आप अपने जो जो सेक्टर्स हैं उसको डीरेगुलेट करें, आप प्राइवेटाइजेशन करें। तो ये लफ्ज़ आप में से हर किसी ने सुन रखे होंगे और आपके इसके बारे में कोई ना कोई ख्यालात भी ज़रूर होंगे। सो ये होता क्या है? तो देखिए, जैसे कि हमारा पीआईए है, स्टील मिल है, रेलवे है, ये एक लॉस मेकिंग एंटिटीज़ हैं। हमें आके इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस कहते हैं भाई आप इसको प्राइवेटाइज़ कीजिए। ठीक है। मार्केट में से लोग आएंगे, इसको चलाएंगे, प्रॉफिट बनाएंगे, ये इदारे खुद सही चलना शुरू हो जाएंगे और ख़जाने पे बोझ कम हो जाएगा। ठीक है। लेकिन हम अक्सर कहते हैं कि भाई अगर हमने इनको दे दिया प्राइवेट हाथों में तो इसमें बहुत सारे लोगों के रोज़गार हैं, वो उन सबको निकाल देंगे। ठीक है। और एक 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 डाउन स्केलिंग शुरू हो जाएगी, किराए बढ़ जाएंगे वगैरह वगैरह। और इसके अलावा हम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन ये भी कहते हैं कि भाई आप जो लोगों को फ्यूल है, ठीक है, डीजल है, पेट्रोल है, एनर्जी है, बिजली वगैरह, ये आप सब्सिडाइज रेट पे देते हैं, तो ये आप इंडस्ट्रियलिस्ट को मार्केट रेट पे दें। जिसमें हम अक्सर उनको समझाते हैं कि अगर हमने इनको मार्केट रेट पे देना शुरू किया तो इनकी जो प्रोडक्ट कॉस्ट है वो बहुत बढ़ जाएगी और ये इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट नहीं कर सकेंगे। ठीक है। बांग्लादेश, वियतनाम की कीमत हमसे कम होगी। तो वो हमें समझाते हैं कि भाई जब आप ये काम करेंगे तो वो इवेंचुअली जो अपनी उनका जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसके अंदर टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स करेंगे और अपनी ओवरऑल प्रोडक्शन कॉस्ट को इतना कम कर देंगे कि वो इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट करने लग जाएंगे। लेकिन हम जानते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है ड्यू टू सेवरल अदर रीजंस। अच्छा, इसके अलावा फिर हमें कहा जाता है कि भाई जो आप बाहर से अशिया लाते हैं उस पर आप टैरिफ्स ना लगाएं, उस पर आप इंपोर्ट ड्यूटीज़ ना लगाएं, बैन ना लगाएं। तो हम उनको कहते हैं भाई हमने ये हरकत नहीं की तो हमारा जो लोकल सनतकार है जो लोकल मार्केट में प्रोडक्ट बना के बेचता है उसका प्रोडक्ट कौन ख़रीदेगा? हर बंदा जाके इम्पोर्टेड प्रोडक्ट ख़रीदेगा। ठीक है। कीमत में भी वो मुनासिब है और क्वालिटी भी उसकी अच्छी है, तो लोकल प्रोडक्ट कोई नहीं ख़रीदेगा, तो हमारी तो लोकल इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, बेरोज़गारी आ जाएगी। वो फिर हमें समझाते हैं कि भाई जब बाहर का प्रोडक्ट आएगा तो लोकल सनतकार उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करके वैसा प्रोडक्ट बना लेगा। लेकिन हम जानते हैं कि इस तरह की टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है, ना स्किल्स है, ना वो तालीम है। तो ये सारी बुनियादी वजूहात हैं जो हमें अक्सर समझाई जाती हैं कि भाई आप अपनी इकॉनमी को मार्केट बेस करें और उसको डिसेंट्रलाइज करें। लेकिन एक चीज़ ऐसी है जिस पे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन हमें कहते हैं कि वो आप सेंट्रलाइज करें, और वो है आपका मॉनेटरी पॉलिसी, आपका सेंट्रल बैंक फॉर एग्जांपल। ठीक है। आपने इमरान खान के दौर में देखा होगा कि हमें आईएमएफ की एक कंडीशन थी कि आपने सेंट्रल बैंक को आपने ऑटोनमस करना है, उसको आपने पार्लियामेंट के एम्बिट से बाहर निकाल देना है, उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी, कोई रिपोर्टिंग नहीं होगी पार्लियामेंट को। वो एक ऑटोनमस बॉडी होगी जो आपके मॉनेटरी सिस्टम को जो है चलाएगी, आपके बैंक्स को रेगुलेट करेगी।
तो अब यहाँ पे ये बात बड़ी अजीब सी लगती है कि एक तरफ तो जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है वो एक स्पेक्ट्रम पे खड़ी हो जाती हैं जब सेंट्रल बैंक की या मॉनेटरी पॉलिसी की बात आती है, और जब रियल इकोनॉमी की बात होती है तो वो अलग एक्सट्रीम पे खड़ी भी होती हैं, और वो कहती हैं कि भाई वहाँ तो आप जो है डिसेंट्रलाइजेशन करें, मार्केट बेस्ड इकोनॉमी चलाएँ, ठीक है, टैरिफ्स को हार्मोनाइज़ करें वगैरह वगैरह। लेकिन सेंट्रल बैंक में वो कहती हैं कि भाई यहाँ तो ऐसी सेंट्रलाइज पॉलिसी हो कि वो पार्लियामेंट के एम्बिट से भी बाहर हो जाए। तो ये तज़ाद क्यों है? तो इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि भाई कि डिसेंट्रलाइज मॉनेटरी सिस्टम क्यों नहीं हो सकता, और आज की जो क्राइसिस है उसका एक वाहिद हल ऐसा मालूम होता है कि डिसेंट्रलाइज इकोनॉमिक सिस्टम ही हो सकता है। तो पहले आसान लफ्ज़ों में समझते हैं कि क्राइसिस है क्या। तो सबसे पहला सवाल जो हमें समझने की ज़रूरत है वो ये है कि भाई ये जो आपकी डॉलर्स हैं, क्या हुकूमत पाकिस्तान ख़ुद डॉलर्स कमाती है किसी और के डॉलर्स हैं? तो देखिए, हुकूमत पाकिस्तान के पास डॉलर्स आने के 4 स्ट्रीम्स हैं। एक एक्सपोर्टर है जो यहाँ से बनाता है प्रोडक्ट और बाहर जाके मार्केट में सेल करता है, ठीक है, और उसके एवज उसको डॉलर मिलता है। सेंट्रल बैंक कहता है कि भाई आप इसका 90% रुपये में रखिए, 10% डॉलर में रखिए, और जो आपके डॉलर होंगे वो हम अपने पास रखेंगे, फ्यूचर में ज़रूरत हो आपको हम आपको दे देंगे। भाई आपने बाहर से इंपोर्ट करना होगा, हम आपको जो है डॉलर्स देंगे, आपकी एलसी खोलेंगे, तो आप हम पे ट्रस्ट कीजिए और ये डॉलर्स हमें दे दीजिए। और हम क्योंकि इस रियासत के बाशिंदे हैं, हमारा एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, हम इस रियासत पे ट्रस्ट करते हैं, हम अपना डॉलर जो कि हमारी मेहनत है और एक हाई वैल्यू इनकम स्ट्रीम है उसको हम हुकूमत के हवाले कर देते हैं। इसी तरह वर्कर्स की रेमिटेंसेज है, उसको भी जो है वर्कर जब बाहर से डॉलर्स कमाता है, रुपया रियाल कमाता है, उसको भी उसकी फैमिली को रुपया मिलता है, ठीक है, और उसका जो डॉलर्स है वो हुकूमत के पास चला जाता है, हुकूमत उसको भी इसी तरह के जो है वो देती है कि भाई आपको जब भी डॉलर्स चाहिए होंगे, फ्यूचर में कोई भी बाहर पेमेंट करनी होगी, हम आपकी मदद करेंगे। और हम जानते हैं कि एक आम शख्स यहाँ पाकिस्तान से बाहर जो है डॉलर ले जा ही नहीं सकता, ठीक है, चाहे उसके अपने भी रखे हुए हों, ठीक है। तो लेकिन हम ट्रस्ट करते हैं गवर्नमेंट के ऊपर। इसी तरह आपके मल्टीनेशनल्स हैं जो कि बाहर से इन्वेस्टमेंट्स लेकर आते हैं और उनकी इन्वेस्टमेंट को भी वो रुपये में कन्वर्ट करता है और कहता है कि आप यहाँ पे मिल लगाएं, लेकिन आपको जब भी डिविडेंड्स देने होंगे हम आपको डॉलर्स देंगे, आप बाहर ले जा सकें। तो अगेन मल्टीनेशनल भी ट्रस्ट करती हैं। तो एक ट्रस्ट की बुनियाद के ऊपर सब लोग अपने डॉलर्स गवर्नमेंट को देते हैं और उसके एवज उनसे रुपया ले लेते हैं। तो अब गवर्नमेंट की क्या जिम्मेदारी बनती है इन 3 स्ट्रीम्स के हवाले से कि एक तो जब भी डॉलर्स चाहिए होगा एक्सपोर्टर को, मल्टीनेशनल को या वर्कर को, आप उसको डॉलर दोगे, और दूसरा करेंसी को स्टेबलाइज रखोगे कि जितना डॉलर उसने कमाया उसकी वैल्यू जो है कभी भी गिरे ना। सही है, लेकिन हम देखते हैं ऐसा नहीं होता। आज देखिए डॉलर नहीं दे रही गवर्नमेंट, एलसी नहीं खोलने दे रही, और दूसरी तरफ रुपया 40% डिवैल्यू हो गया। ये गवर्नमेंट की इनएफिशिएंसी है जिसकी वजह से एक आम शख्स जो है गवर्नमेंट को एक हिडन टैक्स दे रहा है, उसकी जो वैल्यू ऑफ करेंसी है वो कम हो रही है। आज अगर आपके पास डॉलर होता है जो आपने साल पहले कमाया है, आपके अकाउंट में वो शायद आपने खर्च ना किया, आपने रुपये में उसको रखा हुआ सेव करके, लेकिन वो अपनी वर्थ खो रहा है। अगर यही डॉलर में पड़ा हुआ होता आज आपके बारे नहीं आ रहे हो जाते। तो ये जो इनएफिशिएंसी ऑफ गवर्नमेंट की वजह से आपको एक हर्ट पड़ी या हिडन टैक्सेस देने पड़े, ये है सेंट्रलाइज मॉनेटरी सिस्टम का नुकसान, और ये जुल्म है जिस पे कोई बात नहीं करता। आईएमएफ वर्ल्ड बैंक कहता है भाई टैक्सेस लगा दो, उनसे पूछे थे भाई इन टैक्सेस का कौन हिसाब देगा, ठीक है। और दूसरी तरफ आपके इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जो आपको डॉलर्स वगैरह देते हैं, फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं यूएई, सऊदी, चाइना वगैरह, लेकिन इनकी एक कीमत होती है, ठीक है। कोई भी फ्री लंच नहीं होता, कोई आपको फ्री में डॉलर नहीं देगा, ठीक है। वो चाहते हैं कि उनकी जो भी पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव हैं रीजन के अंदर आप उनको सेफ गार्ड करें, ठीक है। तो आप अपनी खुद मुख्तारी आज़ादी गिरवी रखा के लोन्स लेते हैं, ठीक है। तो ये सबसे महंगे लोन होते हैं और इसका कौम को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। सो टेक्निकली हुकूमत के पास अगर उसके अपने डॉलर्स हैं तो वो सिर्फ वो हैं जो उसको जो है आईएमएफ वगैरह ने या फ्रेंडली कंट्रीज़ ने दिए, बाकी सारे डिसेंट्रलाइज हो जाने चाहिए। लोगों के पास इख्तियार होना चाहिए कि वो अपने डॉलर्स अपने पास रखें और जब भी उनको ज़रूरत पड़े वो जाके उससे बाहर से अशिया ख़रीदें। अगर उनके पास डॉलर्स नहीं है तो वो लोकल मार्केट से ख़रीदें। सेंट्रल बैंक को क्यों अपनी सर्विसेज देने की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि वो इस काबिल नहीं है कि वो सर्विसेज दे सके। तो इस पूरी रिजीम को डिसेंट्रलाइज होना चाहिए, ये एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन हो सकता है। दूसरा, क्योंकि ये रीजनल मसला है, दुनिया का मसला है, तो इसका एक आलमी सोल्यूशन भी होना चाहिए और वो एक डिसेंट्रलाइज इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम है, और उसकी बुनियाद जो है आपकी बिटकॉइन की टेक्नोलॉजी हो सकती है। बिटकॉइन खुद में तो बड़ा स्पेकुलेटिव एसेट है, उसके अंदर फ्रॉड के चांसेस है, मैनिपुलेशन है, हैकिंग वगैरह है, लेकिन उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो बड़ा मुफीद कॉन्सेप्ट है। सो जो बिटकॉइन की आज क्रिएशन है वो इस तरह से होती है कि वो उसके पीछे एक मैथमेटिकल फार्मूला है जो कि एक हाई एंड प्रोसेसर उसको सॉल्व करते हैं, और जो भी प्रोसेसर सॉल्व करता है उसके ओनर के वॉलेट में सर्टेन बिटकॉइन चले जाते हैं। और बिटकॉइन को कैसे ये मेक श्योर किया जाता है कि इसमें कोई हैकिंग करके कोई फेक कॉइन्स ऐड ना कर दें, उनके पीछे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू यूनिक कोड्स उनको दिए जाते हैं, तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड्स होते हैं उनके पीछे। तो अगर हम इस पूरे सिस्टम को यूज़ करें और हम पीछे से फार्मूला बेस अप्रोच हटा दें
उसकी जगह हम एक गोल्ड स्टैंडर्ड ले आएँ, ठीक है। लोगों को इस पर एतराज़ होगा कि भाई गोल्ड वापस से क्यों ला रहे हैं, लेकिन हमें ये समझने की ज़रूरत है कि भाई रियल इकॉनमी के अंदर गोल्ड के बगैर काम नहीं हो सकता, ठीक है। हम वेस्टर्न कॉन्सेप्ट से इतने मरगूब हैं, हम शिकागो स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स से इतने मरगूब हैं कि हम जो है गोल्ड का नाम सुन के हिल जाते हैं भाई ये कैसा सोल्यूशन है। लेकिन हमें ये सोचना पड़ेगा, और इससे बड़ी ज़बरदस्त किताब है करेंसी वॉर, जो कि CFA इंस्टीट्यूट है उसको वो उसके ब्लॉग पे वो किताब मौजूद है, उसको आप पढ़िए। वहाँ पे भी इवेंचुअल होल्ड गोल्ड स्टैंडर्ड ही है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा लिंक कर रहे हैं टेक्नोलॉजी से। सो आज हर कौम के पास, हर मुल्क के पास, हर शख्स के पास गोल्ड है। हमें तो जहेज़ में गोल्ड मिलता है, जो जब भी आपकी शादी होती है आपकी बीवी गोल्ड लेकर आती है। तो आप इंसेंटिवाइज़ करें लोगों को कि वो अपने गोल्ड को जो है रजिस्टर कराएं ब्लॉकचेन के थ्रू, ठीक है। हर गोल्ड के पीछे एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड, और उस ब्लॉकचेन को आप कन्वर्ट कर दें बिटकॉइन के अंदर, तो जितना भी गोल्ड होगा वो सारा का सारा डॉक्यूमेंटेड हो जाएगा, एक ग्लोबल रजिस्टर बन जाएगा उसका, और उसके बेस पे जो है एक बिटकॉइन होगा, और इसमें सबका फ़ायदा है, ठीक है। आज तो बिटकॉइन जो है चंद प्रोसेसर्स हैं उनके कंट्रोल में, तो दो डिसेंट्रलाइज्ड है लेकिन इतना भी डिसेंट्रलाइज नहीं है। लेकिन जब आप गोल्ड को इंसेंटिवाइज करेंगे कि उसके थ्रू आप बिटकॉइन क्रिएट करें और हर गोल्ड को रजिस्टर करें ब्लॉकचेन में, तो उसमें हर कौम का हर शख्स जो है उसके अंदर कंट्रीब्यूट करेगा, पार्टिसिपेट करेगा। तो इसमें कभी भी एक्यूमुलेशन ऑफ करेंसी नहीं होगी, क्योंकि आज जो सबसे बड़ा मसला है डॉलर्स की मोनोपोली का मसला है ना। तो डॉलर्स की मोनोपोली को ख़त्म करके बिटकॉइन की मोनोपोली तो नहीं लानी चाहिए, उसकी जगह ऐसा सिस्टम लाना चाहिए कि जहाँ पे करेंसी की मोनोपोली ना हो, डिसेंट्रलाइज करेंसी हो, हर शख्स कंट्रीब्यूट करे, हर शख्स का अपना जो है एक बिटकॉइन हो, ठीक है। और उसके थ्रू फिर जो है आप फ्यूचर में करेंसी ट्रांजैक्शन को फैसिलिटेट करें। और इसी के साथ मेटावर्स का कॉन्सेप्ट है जो आपकी ट्रेड की लैंडस्केप को चेंज कर देगा। और इन दोनों को जब आप मिलाएंगे तो एक ज़बरदस्त किस्म का एक न्यू इकनॉमिक सोल्यूशन बनेगा जो कि डिसेंट्रलाइज मॉडल पे होगा, जहाँ मॉनेटरी सिस्टम डिसेंट्रलाइज्ड होगा, रियल इकोनॉमी कुछ हद तक सेंट्रलाइज्ड होगी और कुछ हद तक डिसेंट्रलाइज्ड होगी, एक हाइब्रिड नेचर की रियल इकोनॉमी होगी। तो ये एक पोटेंशियल जो है खाका हो सकता है फ्यूचर का। और इसके लिए एक बड़ी ज़बरदस्त किताब है करेंसी वॉर, जिसका डिस्क्रिप्शन हमारे लिंक में आ रहा होगा, उसका PDF का लिंक भी आप उसको पढ़िए। उससे बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने एक्सप्लेन किया हिस्ट्री ऑफ ये पूरा मॉनेटरी सिस्टम, और फिर फ्यूचर में क्या हो सकता है, ठीक है, जब ये मॉनेटरी सिस्टम जो है इवेंचुअली ख़त्म होगा या फिर ये सिस्टम करप्ट हो जाएगा। और हम फ्यूचर में जो है उस किताब को भी उसके जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है उसको बड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन जो उसका आउटकम वाला पार्ट है उसको हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। उसके अंदर हम बिटकॉइन और टेक्नोलॉजी को शामिल करके हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि फ्यूचर का डिसेंट्रलाइज इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम क्या हो सकता है। आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। आप हमें अपनी राय से आगाह कीजिए, आप बताइए कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है। और डिसेंट्रलाइज मॉनेटरी सिस्टम के बारे में आपके क्या ख्यालात हैं, और आप हमें बताइए इसमें वीडियो में कौन सी ऐसा पर्टिकुलर पार्ट है जिसको आप चाहते हैं कि हम फर्दर एलेबोरेट करें। हम उसको आगे वाली वीडियोस में थोड़ा सा आसान लफ्ज़ों में और ज़्यादा डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। आप अपना ख्याल रखिए, बहुत शुक्रिया।